हर कोई शख्स उनकी शौर्य गाथा सुनने के लिए बेताब है। सर, हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं, आप भी यहाँ कुछ शब्द बोलें। सारी दुनिया से अपनी पहचान मिटाकर चल दिए, सारी दुनिया से अपनी पहचान मिटाकर चले गए। कुछ पल के लिए अपनी सारी खुशियां अरमान लुटाकर चले गए। एक तमन्ना थी दिल में कि मेरा भारत खुशहाल रहे, इसलिए वो हिंदुस्तान पर अपनी जान लुटाकर चल गए। हिंदुस्तान पर अपनी जान लुटाकर चल गए। गीत आंसू पहुंचकर सीजन के गा रहा हूँ। माँ भारती के दर्द को आप तक पहुंचा रहा हूँ। सुर मेरी साधना का सार रहना चाहिए, भले ही हम मिट जाएं मगर मेरा ये देश रहना चाहिए, मगर मेरा ये देश रहना चाहिए। साथियों, आज यहाँ सबको पता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का, 2-4 मिनट में ही, क्योंकि टाइम की बात इसलिए मैं बोलता हूँ, बहुत से आदमी ना सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरे करने के लिए आए थे यहाँ पर, और जो रियल में देशभक्ति है उनके अंदर वो इधर बैठे हुए हैं। सैनिकों के लिए किसी के पास टाइम नहीं रहता है, ये कड़वी सच्चाई है। अगर टाइम होता तो 1948 नहीं होता, 62, 65 नहीं होता, 71 नहीं होता, और 99 का तो मैं खुद साक्षीदार आपके सामने खड़ा हूँ। और उसके बाद युद्ध होगा नहीं जब तक हमारे शरीर के अंदर सांसें नहीं। तो भारतीय सेना के लिए आप लोगों के अंदर ना, मैं सबसे पहले तो इनका रईस भाई का धन्यवाद बोलता हूँ। कम से कम कोई तो है कि कम से कम इस बहाने याद तो करता है सैनिकों को, वरना सैनिक क्या है, सिर्फ कागजों में टुकड़े हैं। आज इस तरह से हम लोग अब्दुल हमीद जी के बारे में कितनी व्याख्यान सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, मगर जब वही इंसान या वही सैनिक जिंदा रहते हैं तो क्या समझते हैं आप लोग, बताइए मेरे को। कौन सी एक बंदा हाथ खड़ा करके बताओ कि दिल से सैनिकों की इज्जत करते हैं। अगर दिल से इज्जत करते, नहीं सर, मैं आपको अभी बोलता हूँ, भारत माता की जय बोलने से ही अंदर देशभक्ति पैदा नहीं होती है, बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती है। हाथ खड़े करने से कुछ नहीं होगा। मैं ऑन ग्राउंड की बातें बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं नमन करता हूं उस वीर को जिन्होंने इस मातृभूमि के लिए अपना सर्वोत्तम बलिदान दिया, और आज आप जिसके लिए आप एकत्रित हुए। यहाँ पर मेजर पुनिया साहब, हमारे बॉस मधुचंद्र सुर्वे, रईस खान जी, सभी को मैं धन्यवाद बोलता हूँ कि इस कार्यक्रम को आपने सम्मिलित हुए, और आप सबका भी हृदय गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। साथ ही मैं उन शूरवीरों को भी नमन करता हूँ जिन्होंने इस मातृभूमि के लिए अपना सर्वोत्तम बलिदान दिया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं नायक दीपचंद 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल, हिसार हरियाणा के अंदर मेरा जन्म हुआ था, और राष्ट्रों के राष्ट्र महाराष्ट्र जो शिवाजी महाराज की जन्मभूमि थी, आज मेरी भी यहाँ पर कर्मभूमि है। मेरा दूर दूर तक सेना में कोई नहीं था, 6 भाई बहनों में सबसे बड़ा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एक ही शख्स के सामने नेताजी लगता है, सुभाष चंद्र बोस। उनकी फोटो को देख करके मात्र 6 साल की उम्र में मेरे अंदर विचार आया था कि मैं भी वर्दी पहनूंगा, और यही विचार मैंने अपने दादाजी को बताए, और वही विचार आगे लेकर के मेरे दादाजी के कर कमलों द्वारा मैं भारतीय सेना में तोपची के रूप में सेवा दे सका। मतलब आप लोग हाथ में खड़ा करें तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि देशभक्त सभी हैं, हम सीमा में भी देशभक्ति करते हैं, आप लोग भी देशभक्ति करते हैं। सेना के आगे जो सेना है ना, वो आप लोग जो सामने बैठे हुए। क्यों? क्योंकि हम हंसते हंसते इसलिए सीध हो जाते हैं कि हमारे परिवार को आप संभाल लोगे। वही शहादत जब एक सैनिक की होती है तो हम झंडे डंडे लेकर, जैसे हमारे महानुभाव खड़े हुए हैं, ऐसे पहुंच जाते हैं वीडियो बनाने के लिए, नेता लोग यहाँ पर भाषणबाजी देने के लिए पहुंच जाते हैं। मगर जब रियलिटी में उस शहीद को जरूरत पड़ती है तो कौन सामने आता है, मेरे को बताइए आप। आज फिल्मी दुनिया के ये रईस जी हैं, भले इनका फिल्मी दुनिया में बड़ा पद ना हो, मगर जो ये काम कर रहे हैं ना राष्ट्र को समर्पित, ये सबसे बड़ा काम है। आगे जब भी वाकई में क्यों आता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है यार, तुमसे देखो आज मैं वीरांगना को कौन पूछता है, मेरे को बताइए आप। और ये जो सच्चाई में क्यों बता रहा हूँ, आज भी मैं ट्रेनों में जाता हूँ, कोई नहीं पूछता। जब हम सेना के अंदर रहते हैं ना, हमारे पास बहुत बड़े बड़े चार्ज रहते हैं, इतनी बड़ी बड़ी तोहफे रहती है, चार्टर प्लान रहता है, मगर वही जब सैनिक रिटायरमेंट होके आ जाते हैं ना, तो एक सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करते हैं। हम लोग देखते नहीं कि हीरो हीरोइन की तरह कि भैया मैंने ये किया, नेता लोगों को भागने देते हम लोग कि हमने ये किया वो किया, मगर अनदेखा हो जाता है। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर हमारी एक चीज होती है, जब तक साला मरेगा नहीं तब तक महान नहीं पाएगा। शिवाजी महाराज को ले लीजिए, जिसको हम यहाँ बड़ी बड़ी जय जयकार बोलते हैं, उनका तिलक नहीं होने दिया था। महाराणा प्रताप को ले लीजिए, आज हमने झांसी की रानी, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, किसी को नहीं देखा किसी ने क्या, मगर जो साक्षात आज सैनिक हैं, युद्ध भूमि में चले जाते हैं, वो तो चले गए, मगर जो आज जिंदा है
उनको तो पहचानो ना, साक्षात उनको तो अपने बच्चों को बताइए कि देखिए मरने के बाद हमारी बड़ी फोटो लगा दी जाएगी और चमेली के गेंदे के फूल चढ़ाए जाएंगे बड़े बड़े, मगर जिंदा की क्या वैल्यू है? तो जिंदा इंसान की वैल्यू करना सीखिए। वही सैनिक जब आपके पास छुट्टी काटने आते हैं उनको नमन करिए। बहुत सी बहनें हमारी बड़ी बड़ी राखियां भेजती हैं, क्या जरूरत है? जब आपके पास वो भाई आता है उसको तुम पूछते भी नहीं कभी भी। राष्ट्रभक्ति पर कहाँ चली जाती है आप लोगों को, बताइए मेरे को। नेता लोग बोली लगाते हैं हमारी डेथ होने के बाद में 60 लाख दे रही, नहीं वो तो दिल्ली सरकार दे रही थी, फिर कितना दिया जाए? अभी मेरे को पिछली बार फर्नांडिस जी मिले, दीपचंद जी हमने 1 करोड़ रुपया कर दिया है। मेरे को शर्म नहीं आती, मैं सबके लिए बोलता हूं मैं कि क्या मात्र 22 साल की उम्र में जो सैनिक शहीद हो जाता है, क्या 60 साल की उम्र तक कोई 1 करोड़ रुपया नहीं कमा सकता? वो हमारा मेहनताना दे रहे हैं, और वो मेहनताना किस तरह दे रहे हैं आप लोग सबके सामने है। आज भी हमारे जैसे बहुत से सैनिक ऐसे हैं जिनका किराया तक भी माफ नहीं है, और आप लोग भारत माता की जय बोलते रहे। सैनिकों ने कब आज उठाओगे? हम तो उठा नहीं सकते हैं क्योंकि वर्दी के अंदर बंधे हुए हैं। आप लोग कब जागोगे? खाली भारत माता की जय 15 अगस्त 26 जनवरी आज हम लोग चले जाएंगे, ट्विटर फेसबुक को फोटो डाल देंगे, कल मरता मरे जाओ। कभी सोचिए कि क्या होगा उन सैनिकों का। सैनिक जब घायल होता है, सैनिक जाता है ना, अकेला नहीं जाता है, उसके साथ पूरा परिवार बिखर जाता है। मेरी 6 फुट से ऊपर हाइट थी, और जब मुझे चोट लगी ना, मेरी वाइफ की मात्र 22 साल उम्र थी, 1.5 महीने का बच्चा था, और 3 महीने से वो फैमिली में थी। तो कैसा परिवार टूट जाता होगा? इस लड़की के बारे में सोचिए जिसने 22 साल की उम्र में अपने पति की कंडीशन देखी है। आजकल आप सोचिए 22 साल की उम्र में लड़कियां पढ़ाई करती हैं, वो दुख दर्द समझने के लिए या तो आपको वर्दी पहननी पड़ेगी या उस परिवार के साथ रहना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि हमारी सेना क्या काम करती है। आज आप चंद सेकंड में आ जाते हो, अरे यार एसी नहीं चल रहा है, हमें पूछो ना, दुर्गम इलाके में रहते हैं, हमारे लिए कोई एसी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कभी राजस्थान में, कभी जोक के असम बंगाल में रहते हैं, कभी पहाड़ों में रहते हैं, हम तो कभी नहीं बोलते, हमारा दिल नहीं लगता, क्योंकि हम राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं। वैसे हम हो जाते हैं। भारतीय सेना ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो भिन्न भिन्न जाति प्रांतवाद क्षेत्रवाद से आकर के अनेकताओं में एकता की मिसाल पैदा करती है, वो हमारी भारतीय सेना। हम कभी नहीं बोलते कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, आप लोग सब टुकड़ों में बट जाते हो। क्यों? हम इसीलिए की साधन दे रहे हैं कि भाई आप लोग टुकड़ों में बटे रहो। तो इसलिए मैं आप लोगों सभी को बोलता हूं, क्यों जानकर भी अनजान बने बैठे हो, क्यों जानकर भी अनजान बने बैठे हो, एक हो जाओ मेरे देश के प्यारो, क्यों बेवजह से हिंदू मुसलमान बने बैठे हो। आज सबने को लिखी, मैं बहुत प्रोग्राम आता हूं, मगर कई बार मैंने पिछली बार भी बोल दिया था ना कि कुछ करप्ट हैं सोशल मीडिया के, ये जो फिल्मी दुनिया के आदमी, बड़ी पीड़ा क्यों होती है। भैरव सिंह राठौर का आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसकी एक आखिरी इच्छा थी, सुनील शेट्टी ने उनका रोल किया था, आखिरी इच्छा थी कि जिंदगी मिल ले वो शख्स आज तक नहीं मिले। सुनील शेट्टी ने तो बॉर्डर फिल्म में रोल करके हीरो बन गए, मगर जिसका रोल किया था आज तक भी नहीं मिले हैं। पिछली बार डायरेक्टर ने मुझे बोला कि दीपचंद जी यार हम लोग आपकी कहानियां बताते हैं, आप सब ऐसे मत बोलो, कहानियां बताते हैं ना तो आप बताइए, आपको ही पता है कि कौन सी कहानियां क्या रहती हैं। हमारे पास रीटेक नहीं होता है, आप लोगों के पास रीटेक होता है। ये सोचना है आप लोगों ने कि कौन सी कहानियां सुनाई जाते हैं। यहाँ पर 10 बार गुड्स मारा जाता है, वहां पर कोई ये टाइम नहीं होता है। क्योंकि जब हमने कारगिल का युद्ध लड़ा था ना, नॉर्मल एक ड्रेस थी, आज भी मेरे पास वो ड्रेस रखी हुई, किसी को देखना जो मैं दिखाऊंगा। रात को हम वहां पर युद्ध करते थे, दिन में हम लोग ऐसे ही चुप के रहते थे, कोई वहां पर बंकर नहीं था, और कोई वहां पर वो शूटिंग नहीं चल रही थी पिक्चर की, भैया ये रीटेक चलेगा, भैया ये दोबारा करो रीटेक। तो नमन करिए हमारी उस हिंदी सेना को जो हमेशा तत्पर रहती है, ना कोई स्वार्थ रहता हमारे दिल के अंदर, क्योंकि ये वर्दी हमेशा इस राष्ट्र को समर्पित है। आज भले ही हमारी ये कंडीशन हो, मगर आज भी हर कदम इस राष्ट्र को समर्पित है। तो आप सबसे यही दुआ है कि आप भी एकजुट होकर के उन सेनानियों को नमन करिए। मत इंतजार करो कि जब शहादत होगी तभी हम लोग फोटो खिंचवाएंगे और फेसबुक ट्विटर ऊपर डालेंगे। अपनी सोई आत्मा को जगाओ और इस राष्ट्र के लिए कदम आगे बढ़ाओ, क्योंकि इस राष्ट्र को अगर बचाना है तो आपने सोई आत्मा को जगाना है, वरना जो ऊपर कुर्सियों में बैठे हो ना, उनकी तो खुद की बोली लगी हुई है। आज एक नेता या तो वो काम करता है किसके लिए, 5 साल तक काम करता है अपने वोट बैंक के लिए, कि मैं किस तरह 5 साल तक अपना वोट बैंक बचाऊं। तो 2 मिनट लेंगे आज, कोई बात नहीं। बहुत कड़वा सच बोल रहे हैं भाई साहब, बहुत कड़वा सच। नहीं, ये हकीकत है, हमें कोई किसी की गिलास सिखवा नहीं है। मेरे पास बहुत नेता लोग मिलते हैं और आप लोगों के पास भी बहुत आते हैं, मगर मैं बोलता हूँ सर क्या आप ही बताइए, आप सबसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इस कंडीशन में क्या हमारा किराया माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो फिर कौन आवाज उठाएगा? कल हेडलाइन के अंदर होनी चाहिए, ये देखिए हमारे जवाब सैनिकों के लिए तुम लोग क्या करते हो। जब आपके पास वो नेता आते हैं ना 5 साल में, तो हम उनको हिसाब मानते हैं, वो सिर्फ अपना बचाव के लिए रहते कि मैं 5 साल तक मैं अपनी कुर्सी कैसे बचाऊं। देश के लिए लड़ने होता तो उनके बच्चे क्यों नहीं सेना में आते बताइए आप।
आज हमारे बच्चे सारा इस कंडीशन में भी बच्चे बोलते हैं पापा हम सेना में जाएंगे। क्यों? क्या सैनिकों ने ठेका लेके रखा अपने देश का? और ऐसे प्रोग्राम जो करवा रहे हैं, आप भी बताइए, यहीं पर अगर कोई, जैसे सर ने भी बोला था कि यहीं पर कोई हीरो हीरोइन होती है तो कितना आप लोग वो करते हैं, ये था वो था, फोटो सेल्फी। राष्ट्र के लिए क्या योगदान उनका? अरे पहली गोली तो हम खाते हैं ना, और फिर कहाँ है रिबन काटने के लिए हम लोग? कहाँ है सर? तो ये आप लोगों ने अपने आप से जवान सवाल पूछना चाहिए, अपनी युवा पीढ़ी को, अपने बच्चों को बताना चाहिए कि बेटा किसको आइकॉन बनाने का। हम ये नहीं बोले कि इनका कोई योगदान है, ठीक है भाई, फिल्मी दुनिया में है, नेता लोगों का भी योगदान है, मगर जो सर्वप्रथम जिसका योगदान है, आज हम लोग बोलते हैं ये पिलर, मीडिया चौथा पिलर, कोई पिलर नहीं है, एक ही पिलर है, वो है भारतीय सेना। जिस दिन ये पिलर हट गया ना तो समझो सब पिलर बर्बाद हो जाएंगे। तो जितना जल्दी हो सकता है हम अपनी आत्मा को जगाएं, तभी एक आनंद आएगा। मतलब और हमेशा खुश रहने की कोशिश करो, दुखी नहीं रहना है। मैं वही बोलता हूँ नहीं बोलता हूँ कि चाहे हाथ पांव होना हो, चाहे हाथ पांव होना हो, बची जिंदगी में हौसले काफी है। और हमें हैरत से देखने वालों सुन लो, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है। तो हमेशा खुश रहने की कोशिश किया करो। आज हमारे पास में जो चीज रहती है उसको हम देखते नहीं है, जो चीज नहीं है उसके लिए हम रोते रहते हैं और वो जीवन बर्बाद कर देते हैं। आज मुझे देख लीजिए, मैं क्यों खुश हूँ? क्योंकि भगवान को मैं यही दुआ करता हूँ, भगवान कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक हाथी से एक हाथ से हम ताड़ी बजा रहे हैं। क्यों बजा रहे हैं? क्योंकि हमने अपने आप को किसी को समर्पित कर दिया गया है। तो आप भी किसी को इतना समर्पित करो, जब भी आप जाओगे ना तो आपकी अंदर आत्मा, दिखावे के लिए मत सोचिए, आपकी अंदर आत्मा के अंदर ये होना चाहिए, इस मातृभूमि, इस कर्म भूमि, इस जन्मभूमि के अंदर मैंने जन्म लिया है तो मैं कुछ न कुछ करके चला जाऊंगा। पैसे, शोहरत, गाड़ी घोड़ा तो हर आदमी करता रहता था ना, कोठे वाली भी तो बहुत पैसे कमाती है ना, बंगले हैं उनके पास में, मगर राष्ट्र को क्या समर्पित है? आज बहुत से आदमी मेरे को बोलते हैं दीपचंद जी हम तो टैक्स देते हैं। अरे यार टैक्स लिया जाता है जबरदस्ती, उसको भी हम बचाने की कोशिश करते हैं, नहीं लिया जाता कि नहीं लेता? तो ज्यादा नहीं बोलते हैं, सर को भी टाइम नहीं है, मगर सर आपने बुक लिखा है, अच्छी बातें हैं, सैनिकों की कहानी आप आगे बढ़ाइए। मगर मेरा तो एक ही है, ऑन ग्राउंड आपके होना चाहिए। मरने के बाद हमारी भी स्मारक बना देंगे और फूल चढ़ाएंगे, कोई फायदा नहीं है। जिंदगी जो कुछ करना है जिंदगी करो आप लोग, और सोचो कि हमारे सैनिक किस तरह रहते हैं। और आज हम यहाँ पार्टी बनाते हैं, नई साल बनाते हैं, आप कोई प्रोग्राम करते हो, किसी सैनिक को भी एक समोसा खिला दोगे तो क्या हो जाएगा आप लोगों का? उल्टा आप लोगों का सम्मान बढ़ेगा कि देखिए हमने एक नई पहल शुरू की है। हम जो कोई भी कार्यक्रम करते हैं, शादी भी होती है, एक सैनिक को बुलाओ ना, क्या हो जाएगा? एक साल से उसको दे दोगे तो आप सोच बदलिए, देश अपने आप बदली हो जाएगा। मतलब तो ये आप लोगों के ऊपर है। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और इस राष्ट्र के देवलाने बोलता हूँ कि है जन्मभूमि भारत, है कर्म भूमि भारत, है जन्मभूमि भारत, है कर्म भूमि भारत। जीवन सुमनता कर आराधना करेंगे तेरी, जन्म जन्मांतर वंदना करेंगे तेरी। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे वंदनीय भारत, हे अभिनंदनीय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय हिंद, जय भारत, जय माता। मैंने देश के लिए बहुत से ऑपरेशंस लड़े हैं। ऑपरेशंस जो डॉक्टर करते हैं वो ऑपरेशंस नहीं, ऑपरेशन जो मुहिम होती है, जो हम युद्ध करते हैं उसको ऑपरेशन कहते हैं फौज के लैंग्वेज में, फौजी भाषा में। और ये ऑपरेशंस का जो सबूत जो है, ये जो छाती पर मेडल्स लगे हुए हैं वो बोलते हैं क्या ऑपरेशंस है। ऑपरेशंस कैसे और कहां होते हैं ऑपरेशंस? मैंने जो किए हैं वो ऑपरेशन के बारे में बताता हूं। ऑपरेशन राइनो तो असम में मैंने किया है, ऑपरेशन ऑर्चिड नागालैंड में किया है, ऑपरेशन हिफाजत 1 मणिपुर में किया, ऑपरेशन हिफाजत 2 मणिपुर में किया, ऑपरेशन ऑर्चिड नागालैंड, ऑपरेशन रक्षक जम्मू एंड कश्मीर, ऑपरेशन विजय जो कारगिल के नाम से जाना जाता है वो कारगिल, और उसके बाद ऑपरेशन पराक्रम जो जम्मू एंड कश्मीर में किया, और आखिरी वाला मेरा ऑपरेशन था यूएन मिशन साउथ अफ्रीका कॉन्गो। ये सभी ऑपरेशंस के बाद एक ऑपरेशन ऐसा था 20 जून 2005 में जो मणिपुर में लड़ा गया था। आज आप देख रहे हो मणिपुर कैसा चल रहा है। अगर मैं ये बात करूं कि ये मणिपुर को अगर ठंडा करना है, मणिपुर को अगर शांत करना है, तो सिर्फ इसको फौज ही शांत कर सकती है। सिर्फ 15 दिन के लिए फौज को दे दो मणिपुर और देख लो कैसा ठंडा हो जाता है माहौल। क्योंकि ये पॉलिटिक्स जो है, ये गंदी पॉलिटिक्स जो है वो मणिपुर को शांत नहीं होने देती। या आज की चिंगारी नहीं है, ऐसे ही ऑपरेशन हिफाजत में मुझे 11 गोलियां खेलनी पड़ी थी। इसीलिए मैं मणिपुर के बारे में मैं जानता हूं, इसलिए मैं आपसे बात कर सकता हूं।
क्योंकि मैंने 6 साल मणिपुर के अंदर दिए हैं। मैं जानता हूं मणिपुर की हालात क्या है, मणिपुर को मतलब जड़ों से मतलब ग्रोथ में क्या है यह हमें मालूम है। अगर फौज के पास अगर ये मणिपुर दिया जाए तो 15 दिन के अंदर मणिपुर को ठंडा किया जाएगा, क्योंकि उधर का आस्था हटाया हुआ है और उधर से ही मणिपुर जलना शुरू हो गया था। एक स्पेशल पावर एक्ट जो आर्मी को दी थी उसी की वजह से निकाल दिया गया और आज मणिपुर जल रहा है। अगर फौज को या अगर मणिपुर अपने अंडर में ले दी जाए तो 15 दिन के अंदर माहौल पूरा ठंडा कर देंगे। 20 जून 2005 का एक वाकया बताता हूं कि कुछ खबर मिली थी और ऐसे वहां से इधर से उठाया और एक नाले में लेके गए, बदन के पूरे कपड़े निकाले और फिर उन्होंने चेक किया कि गोली कहां लगी है। हथेलियां पूरी बाहर थी, पैर में पूरे दोनों पैर मुड़े हुए थे, एक पैर पूरा ही 7 गोलियां लगी थी, सिर्फ मांस बचा हुआ था, हड्डी पूरी लेके गई थी। ऐसे में फिर नाले में जाके उन्होंने मेरे 2 डंडे काटे, डंडे से मेरा राइट पैर जो कंपाउंड फ्रैक्चर हुआ था उसको बांध दिया, बूट की लेस निकाली उसको बांध दिया और पेट के अंदर जो आंतड़ियां बाहर निकली थी उसको बांधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसी जैसी मतलब सांस ले रहा हूं तो गोली अंदर की बाहर नहीं निकली, ऊपर की तरफ चढ़ रही है, हार्ट की तरफ चढ़ रही है। ऐसे में मेरे साथी ने क्या किया कि मॉर्फिन का इंजेक्शन लेके आए, इंजेक्शन मुझे दे दिया और फिर दर्द थोड़ा सा कम हो गया। रात को 7 बजे के करीब मुझे पता चल गया कि मौसम बहुत खराब हो रहा है और आतंकवादियों का फायर आना शुरू हो गया। ऐसे में क्या हुआ कि जब मौसम खराब हो रहा है, आतंकवादियों का फायर आ रहा है, तब तक मैं अपने साथियों को बोला कि लगातार फायर आने की वजह से आपको संभाल के फायर करना पड़ेगा और एक फायर करो चारों तरफ से, ताकि इनको पता नहीं चलेगा कि अंदर फौज कितनी है, क्योंकि हम टोटली 20 बंदे थे, 20 कमांडो थे और वो 70-80 के करीब उन्होंने हमको चारों तरफ से घेर लिया था। हमने सारी रात उधर की लड़ाई उनके साथ लड़ी। 7 बजे के करीब नाक से आंख से खून आना शुरू हो गया और सांस बढ़ने लगी, थंडरिंग सी बारिश की वजह से अंग कांपने लगा। ऐसे में सारी रात ही चलता रहा, लेकिन मैंने साथ मतलब मेरा अपना एक जो मेरा मैं कमांडर होने का जो मेरा जिम्मेवारी थी वो मैंने अपनी छोड़ी नहीं। मैंने अपने साथियों को बताता रहा कि लड़ाई अब, क्योंकि उनका कमांडर मैं था, मेरे ऊपर वो जिम्मेवारी थी कि जितने बंदे मैं लेके आया हूं उनके उतने के उतने मेरे हेडक्वार्टर में मेरे वापस लेके जाना है। और ऐसा होते होते सुबह हो गई और ऐसे में रात में जब मेरे साथी को मैंने बोला, अरे भैया लेफ्ट पैर में खून नहीं रुक रहा था, तो उसको मैं बोला कि इसको काट दे और फिर उसको बांध दे, ताकि कम से कम ब्लडिंग रुकेगी, तब जाके आगे सुबह की तक मैं जिंदा रह सकता हूं। उसने बोला सॉरी सर मैं नहीं कर सकता। फिर मैंने जिस आतंकवादी को काटा था जिस कुकरी से, उसी कुकरी से मेरे कुकरी से मैंने मेरा पैर घुटने से अलग कर दिया और फिर उसको फर्स्ट एड किया, फिर ब्लड रुका, उसके बाद पेट की आंतड़ियां पूरी बाहर निकली हुई थी। ये जो पूरी कहानी है आपको बहुत ही जल्दी मेरे ऊपर एक मूवी आ रही है, नीरज पाठक सर और मनीष शर्मा, ये दो डायरेक्टर जो है वो मेरे ऊपर मूवी निकाल रहे हैं, अभी बहुत ही जल्दी आपको बड़े पर्दे पे दिखाई देगी। जब ये सब पूरा वाकया उधर होता है और ये बात जब महामहिम राष्ट्रपति मिसाइल मैन भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को पता चलती है, तो उन्होंने 26 जनवरी 2006 में मुझे शौर्य चक्र से सम्मानित किया। मान सम्मान ये सभी का होता है जिसके पात्र जो होते हैं, लेकिन मेरे साथ कुछ अलग सा हुआ था। जब गैलेंट्री अवार्ड 26 के ऊपर एक हाथ आता है, घूम के मेरे सामने आते हैं और मैं देखता हूं तो महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेरे कंधे पे हाथ रखते हैं और पूछते हैं क्या आप मेरे साथ डिनर कर सकते हो। तो बोलते कि ए बता बंदे तेरी रजा क्या है। वो वाली मेरी कहानी थी कि गला सूख गया, आंख से पानी आ रहा है, बोल क्या रहा हूं मुझे पता नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं कुछ बात कर रहा हूं लेकिन मेरा गला सूखा हुआ था, मुंह से शब्द नहीं निकले। पीछे से जनरल साहब आए, जनरल जे सिंह सर थे, वो आए और वो मुझे पूछ रहे सर सुबह कुछ बात कर रहे साहब, तो मैं तो क्योंकि गला सूखा हुआ था मुझे बोलने का कोई आवाज नहीं निकल रही थी, तो बोलते ना कि पेट से आवाज निकालो, पेट से आवाज निकाली तो क्या निकाली, यस सर। और वो रात महामहिम के साथ, राष्ट्रपति जी के साथ
जो डिनर का स्वाद जो लिया है, उनके साथ जो बात करके जो हमें जो एनर्जी मिली है, वो उस एनर्जी की वजह से आज भी हम खड़े हैं। आज भी मैं आर्म फोर्स मेडिकल स्टोर डेपो कांदिवली में कार्यरत हूँ। आज भाई मैं मुंबई में मिलिट्री के लिए सर्विस कर रहा हूँ। आप सभी का साथ ऐसा ही चाहिए जैसे हमारे भाई दिलचंद सर ने ये बताया। ये मन की दिल की कहानी है, दिल की मतलब ऐसी कहानी अभी मैं जो अभी आप अगला अवार्ड के लिए आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट श्री दिलावर पटेल जी स्टेज पे आए। दिलावर पटेल जी का ये मानना है, हाँ, इन्होंने आंखें भी खोली मेरी और जगाया। और मैं सच कहता हूँ ऐसी फिल्म बनाना चाहूँगा जो लोगों को भी जगाए। क्या होता है, हम दिखाते हैं उनकी वीर गाथा, फिर भूल जाते हैं, लेकिन बाद में उनका क्या होता है ये आज तक किसी ने नहीं सोचा। आज तो जब इनकी बातें मैंने सुनी भाइयों की, तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि माय गॉड, मतलब हम लोग कितने इनडिफरेंट हैं इस प्रॉब्लम से। हम लोग घर में आराम से सो रहे हैं इनकी बदौलत। हम सिर्फ सुनते हैं न्यूज़ में और देखते हैं हाँ ऐसा हो गया, अरे इतने आदमी मारे गए, अरे इतने आदमी माइंड हो गए, लेकिन फिर उनके बाद उसका क्या हुआ, हम में से किसी का भी उस पर ध्यान ही नहीं है। और वो एक न्यूज़ की तरह होता है हमारे लिए, हम भूल जाते हैं, हम मन में उसका शुक्रिया अदा करते हैं और बात वहीं ख़त्म हो जाती है। तो अगर मुझे मौका मिलेगा और मैं अब आई विल मेक इट अ पॉइंट कि मैं ऐसी फिल्म बनाऊँ, क्योंकि मैं कमर्शियल फिल्में बनाऊँ। अब ये मीटिंग की वजह से मुझे नींद से जगाया भाइयों ने और इनकी वीरता ने कि सिर्फ इन पे फिल्म नहीं बनाओ, इनकी बाद में क्या होता है वो भी दुनिया को दिखाओ, बस जो रियलिटी है। ये वीर गाथा बोल के हम खुश हो जाते हैं, सब ये होता है, लेकिन आज मैं इनको सबको नमन करता हूँ। इनसे मैं शायद उम्र में बड़ा हूँ सबसे लेकिन फिर भी नमन करता हूँ कि ये लोग जो करते हैं हमारे बस का नहीं है। हमको लगता है हम बहुत बड़ा काम कर रहे थे, आज तक हम फिल्में बनाते हैं और अपने आप को हम समझते थे कि बहुत हम बड़ा काम कर रहे हैं, और इनको देखने के बाद मुझे अपनी हाइट का अंदाजा हो गया कि वो कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। नहीं ये सच है, बिकॉज फैक्ट है, बिकॉज मैं अपने दिल से ऑलवेज बात करता हूँ, मैं दिमाग यूज नहीं करता। मुझे अगर दिल में आएगा तो मैं बोलूँगा, नहीं तो कभी नहीं बोलूँगा। तो आज मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ मैं यहाँ पे हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ लोगों के साथ समक्ष ये प्रॉब्लम अगर मैं पेश कर सकूँ तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा। थैंक यू।
अब्दुल हमीद साहब ने देश के लिए इतना बड़ा काम किया है जो कोई आज तक कर नहीं पाया है। और हमारे बीच राजपाल पुनिया जी हैं जिन्होंने खुकरी ऑपरेशन किया था, वो भी विदेश में जाकर। हम ऋणी हैं इन सब के, हम उन वीर योद्धाओं के भी ऋणी हैं जिन्होंने हमारे लिए आहुति दी। हम उनके भी ऋणी हैं जो हमारे लिए सरहद पे खड़े हुए हैं, हमारे लिए मरने के लिए खड़े हुए हैं, शहीद होने के लिए खड़े हुए हैं। हम उनके भी ऋणी हैं, वो हमारे लिए खड़े हैं, इसलिए हम चैन से सो रहे हैं। हमारे परम मित्र सैयद एहसान अली जी आए सुल्तानपुर से हमीद साहब के प्रोग्राम में। सोचिए दीवानगी किसे कहते हैं। हमीद साहब की दीवानगी है जो उनको सुल्तानपुर से मुंबई ले आई। राजपाल पुनिया जी दिल्ली रहते हैं, सोचिए हमीद साहब के लिए वो दिल्ली से मुंबई आ गए। एक वीर योद्धा का वीर योद्धा ही पहचान सकता है, सम्मान कर सकता है। हम सबको भी वीर योद्धा बनना चाहिए और सम्मान करना चाहिए। इनका भी करना चाहिए, उनका भी करना चाहिए जो आज हमारे बीच नहीं है। हमें उन्हें याद करना चाहिए और हम सब लोग इनसे प्रेरणा लेना चाहिए कि हम लोग किस तरह अपने देश के लिए कुछ अच्छा करें। लोग कर नहीं रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। हम चाहते हैं सब लोग हमीद साहब को याद करें और तमाम उन लोगों को भी याद करें जो हमारे बीच नहीं हैं, शहीद हो गए हैं। धन्यवाद आप सभी का, सब लोग आए, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। राजपाल जी, एक और आपसे जैसा कि कई सैनिक लोगों ने अपना एक दुख बयां किया कि यहाँ के लोग उनकी सुनते नहीं हैं और हम लोग बॉर्डर पर तो काम करते हैं, शहीद होते हैं, लेकिन जो आम जनता है मतलब एक कहीं ना कहीं कई लोगों ने दुख बताया कि एक रिस्पेक्ट नहीं करती। तो एक आम जनता के लिए अपना एक कुछ मैसेज दीजिए। देखिए, मैं खुद एक सिपाही जो है करीब 40 साल फौज में नौकरी करने के बाद अभी सेवानिवृत्त हुआ हूँ हाल ही। एक सिपाही को सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है, सम्मान की, इज्जत की, रिस्पेक्ट की। इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कोई भी हमारे को पैसे की, किसी और चीज़ की बिल्कुल लालसा नहीं है। लेकिन जब अपनी जवानी देश को देने के बाद जब एक सिपाही रिटायरमेंट आता है या जो अपने देश की सेवा करने के बाद वो वापस अपने गांव में आता है, तो उसकी इज्जत होनी चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। उसका ही वो भूखा है और कुछ नहीं चाहिए। किसी से कोई शिकायत नहीं है। हमारे देश में जितना सम्मान एक सिपाही का है वो बहुत ज़्यादा है। कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी एक इच्छा जाहिर कर रहा हूँ कि एक सिपाही की सिर्फ एक ही इच्छा है कि उसको इज्जत सम्मान। रईस खान जी जो हैं, मैं ये दूसरी बार जो है परमवीर अब्दुल हमीद के अवार्ड फंक्शन में आया हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस तरीके का जो सम्मान, इस तरीके के जो बोलते हैं अपने वीरों को याद करना, और जो बहुत सी कहानियाँ हैं जैसे उन्होंने बताया ऑपरेशन खुकरी, इस तरीके की बहुत सारी कहानियाँ हैं जो देश को मालूम होनी चाहिए। क्योंकि हमारे देश की बहादुरी की जो कहानियां हैं हमारी यंग जनरेशन को मालूम होगी, तभी वो प्रोत्साहित और प्रेरणा लेंगे। तो मेरा यही कहना है कि जिस तरीके से रईस खान जी काम कर रहे हैं, वैसे ही इस तरीके की कहानियां मीडिया के मार्फत या और कोई जरिए से, फिल्म के मार्फत देश को मालूम गिरनी चाहिए। बहुत शॉर्ट में मैं ऑपरेशन खुकरी के बारे में भी बताऊँगा कि ऑपरेशन खुकरी करीब आज से 23-24 साल पहले की एक कहानी है जो किसी को नहीं मालूम था, जब तक कि मैंने और मेरी बेटी ने इस किताब को, ऑपरेशन खुकरी बुक को लिखा। और अभी उसमें अंदर बहुत जल्दी एक पिक्चर भी बनने वाली है। तो शायद इस तरीके की कहानियां बहुत हैं जो अपने देश को मालूम होनी चाहिए। धन्यवाद। आप सर 2 शब्द रईस खान जी के बारे में। देखिए, अब किसी की तारीफ में क्या कहा जाए, लेकिन हकीकत इस बात की है कि समाज के बीच में और ये जो सम्मान की बात आपके दिल में है, इसका मैं सलूट करता हूँ। मैं सुल्तानपुर से चल के सिर्फ इसी मोहब्बत में चला आया कि एक आदमी ने अपने सब कामों को छोड़ के और सैनिकों के सम्मान में, एक ऐसी शक्ति के सम्मान में जिसने भारत का वो जज्बा दिखा दिया, भारत की सेना का वो सम्मान बना दिया वीर अब्दुल हमीद ने। उसमें जो है, अगर वो इतना कुछ कर सकते हैं तो हम सुल्तानपुर से यहाँ नहीं आ सकते। मैंने कहा बिल्कुल आएंगे, आप जो है आपने बुलाया है, आपका एक टेलीफोन काफ़ी है, मैं बिल्कुल आऊँगा। इसलिए कि हमने तो
उनकी सारे तथ्यों को ढूंढ के लिखने का प्रयास किया है। मैंने किताब लिखी है, हमने कोई एहसान नहीं किया है। हमारा तो ये फ़र्ज़ बनता था कि आने वाली नस्लों के लिए हम लोग कुछ ऐसा लिख के जाएं, ऐसा करके जाएं कि भारतीय बच्चे, हमारे देश के नौजवान बच्चे अपने देश के उस महापुरुषों पे, उन जानिसार जवानों पे नाश करें, फ़ख्र करें और उनकी हिस्ट्री को पढ़ें और पढ़ने के बाद वही हिस्ट्री दोहराने का काम हमारे ये दिल अजीज़ दोस्त रईस साहब ने किया है। सलूट है इनको, इन्होंने जितनी मेहनत से साथ ये पूरा एक आशियाना बनाया, सबको सजोया और सबको बुलाया। ऐसी ऐसी पर्सनालिटी आपके बीच में आई, देखने को मिला आपको। ये इनकी मेहनत को इनको सलाम है कि जिन्होंने ये, और ये यही नहीं, ये पिछले 3-4 सालों से ये बेड़ा उठाते चले आ रहे हैं। उस दौरान इन्होंने वो कार्यक्रम किया था कि जब लोग जो है कोरोना काल में एक दूसरे से बात नहीं करते थे, लोग एक दूसरे से दूरी बनाते थे, ऐसे समय में भी इन्होंने अपने आप को जो है उस देशभक्ति में लगाए रखा। ये सलूट है इनको और बहुत बहुत हम लोगों की शुभकामनाएं हैं कि आगे भी ये कार्यक्रम को अपने संचालित करें। और जैसा इनका ख्वाब है कि अब्दुल हमीद पे एक बहुत बड़ी फिल्म इनका एक वो है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन जो इनका एक ख्वाब है वो ख्वाब पूरा हो और ऐसा पूरा हो कि इंटरनेशनल लेवल पे वो फिल्म जब डब होके जाए तो भारत नहीं, भारत की सेना का शौर्य पूरी दुनिया में दिखाई पड़े कि किस तरीके से भारतीय सैनिक अपने आप पे जो है जब आ जाता है तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं पाती, उसका जीता जाता है। उदाहरण ये है कि 75 दिन तक जो है भारतीय सेना में रह के भारतीय सेना के शौर्य को आगे बढ़ाया। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी को क्वेश्चन करना है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद।